हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा चल रहा है? हम लोग तो लेक्चर वाइज लेक्चर पार करते जा रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर निकालते जा रहे हैं। मज़ा आ गया एकदम। क्या धीरे 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 हम लोग, अब बड़े बड़े यूनिट है ना, लगभग लगभग निकल गए। अब एक ऑप्टिक्स केवल बड़ा यूनिट है। अब एक अगर मैं थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। उसमें ना दोनों जो ऑप्टिक्स तुम्हारा होगा, रे और वेव, दोनों में तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा। मतलब वो प्लेन क्वेश्चन उसके होते हैं। उसके क्वेश्चन जैसे कि तुम मैग्नेट पढ़ रहा था तो मैग्नेट का क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। तुम क्या एसी पढ़ रहा था तो एसी का क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। वैसा कहने का मतलब है कि बहुत हद तक तुम्हारा बोझ जो है वो हल्का हो चुका है। और आज का क्लास तो बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल है। एक तरह से कहो कि आज केवल हमको नोट्स प्रोवाइड कर देना है और तुम्हारा क्लास आज का हो जाएगा। मतलब हम तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम तुम्हारा सेकंड क्लास लेकर के आ जाए हैं। मतलब आज एक ख़त्म हो जा रहा है। इसमें एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें दो ही लेक्चर में है, चैप्टर फिनिश्ड। तो इसका हम लेक्चर 2 लेकर के आए हैं। और क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है कि मेक ए स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द राइट प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम को बनाइए और इसके विभिन्न भागों एवं उपयोग को लिखिए। तो सबसे पहले इसका देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का फिगर सबसे पहले देख लो। यही ए हो गया, यहाँ देखो ए हो गया तुम्हारा विजिबल स्पेक्ट्रम। इसके बारे में क्लास 10 में बहुत पढ़े हो। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। और इसके ऊपर में हो गया अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। इसके नीचे में हो गया इंफ्रा, रडार भी कह सकते हो, माइक्रो भी कह सकते हो, रडार और माइक्रो कह सकते हो। उसके बाद तुम इसको रेडियो कह सकते हो, टेलीविजन वेव कह सकते हो या रेडियो वेव कह सकते हो। तो इतने तो होता है, बस आराम से हो गया। ये हो गया अल्ट्रा, एक्सरे और एक गामा, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। बस इतना ही तो तुमको देखना है। अब क्या है कि सबका तुमको प्रॉपर्टी देखना है। तो सबसे पहले तुमको हम विजिबल का बता देते हैं। देखो बच्चा, ऑब्जेक्टिव में ये काम आ जाएगा कि जो विजिबल मतलब जो हमको देखने का सेंसेशन दे। वेवलेंथ रेंज इतना, फ्रीक्वेंसी रेंज इतना, सोर्स इसका ए है। और इसमें प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोला तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। एकदम फटाफट एक मिनट में निकलते जाएंगे, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका यूजेज ये संसार को देखने में हमको मदद करता है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, फोटोग्राफी में ये यूजफुल है, माइक्रोस्कोपी में यूजफुल है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है जैसे यहाँ से चांद को देख रहे हो, तारे को देख रहे हो, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। खगोलीय पिंडों को देखने में ये यूजफुल है। इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हम लोग के शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। ये हो गया विजिबल। अब आ जाओ अल्ट्रा। एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो शॉर्टर देन विजिबल से ठीक नीचे। अभी तुमको हम बताए थे ना कि विजिबल से ठीक नीचे है। अगर फिगर तुम देख लो तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया विजिबल, ये विजिबल हो गया। और विजिबल से, वॉयलेट से जस्ट नीचे क्या हो गया तो अल्ट्रा वॉयलेट हो गया। यही बात बोले थे कि विजिबल से वो जस्ट नीचे है। इसका ये देखो वेवलेंथ रेंज इतना से इतना तक, फ्रीक्वेंसी रेंज ये तुमको याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं दिमाग। इसका सोर्स हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब या आर्क ऑफ आयरन एंड मरकरी दसन। इसका प्रॉपर्टी तो इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफी प्लेट, इसका आयोनाइजेशन, हाई एनर्जेटिक, टेनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। टेनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन मतलब इसका गुण होता है हमारे शरीर के त्वचा को ज़्यादा आने पर ख़राब कर देगा। ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसके यूजेज, फूड प्रिजर्वेशन, ये जो तुम फूड खाने का पदार्थ जो तुम पैकिंग का जो इतने दिनों तक पैक करके रख लेते हो उसको प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना। तो खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने में अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया एज दिस रेज कैन किल बैक्टीरिया जर्म्स। पीने का पानी, जो तुम बोतल वाला पानी पीते हो तो लंबा समय तक कैसे रह जाते हैं, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट दिया जाता है, उसका जर्म्स मार देता है। दे आर यूज द स्टेलाइजिंग इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर तो ऑपरेशन करने वाला इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ना, अल्ट्रा वायलेट दे देता है उस पर। देखते हो ना, सब ओटी में अल्ट्रा वायलेट का बक्सा रहेगा, उसी में वो कैंची अस्तूरा अपना रखेगा और लास्ट में स्विच ऑन कर देगा 10 मिनट तो सब पर अल्ट्रा वायलेट चला गया
और बस सब मर जाता है, मतलब वो एकदम स्टेलाइज हो जाता है, शुद्धिकरण स्टेलाइज हो जाता है। इन द स्टडी ऑफ विजुअल राइटिंग, अगर अदृश्य कोई राइटिंग है तो उसको पढ़ने में काम आता है। फॉग डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट को ये पकड़ लेगा। फिंगरप्रिंट्स, देखते हो ना फिंगरप्रिंट का जांच होता है तो वो सब अल्ट्रा वायलेट से होता है। द स्टडी ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आ जाओ एक्सरे। हाँ, एक्सरे, हाथ वहाँ टूटता है या कुछ हड्डी उड्डी का या कोई सिक्का उक्का निकल गया कुछ, तो एक्सरे उसमें द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज जस्ट शॉर्टर देन अल्फा, अल्फा से सॉरी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा से ठीक नीचे एक्सरे होता है। एज एक्सरे कैन पास थ्रू द मेनी फॉर्म्स ऑफ मैटर, सो दे हैव मेनी यूजफुल इन मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मतलब दोनों चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिकल में भी और उद्योग में भी। इसका वेवलेंथ इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, सोर्स ए, इसका मेन प्रॉपर्टी। तो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, आयोनाइजेशन का गुण पाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का गुण पाया जाता है और फ्लोरेंस का गुण पाया जाता है। अब आ जाओ इसके गुण में, यूजेज में, सॉरी गुण। तो सबसे पहला तो क्या होता है, कहीं हड्डी वड्डी टूट गया, क्या द मेडिकल डायग्नोसिस में इसका काम आता है। हड्डी उड्डी टूट गया कहीं पर तो इसमें इसका इस्तेमाल बोन उनका स्थिति बताने में होता है। स्टडी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बताने में इसका काम आता है। इंजीनियरिंग, डिटेक्टिंग द फॉल्ट्स, क्रैक्स, फ्लॉज, होल्स इन फिनिशिंग मेटल प्रोडक्ट। देखो जो थाली लोटा लंद फंद या जो भी को तुम जो बर्तन उर्तन बनता है वो लास्ट में जाके एक्सरे पार करता है। अगर छोटा सा भी छेद होगा ना तो एक्सरे बता देगा कि इसमें छेद है। तो वही बताते कि जो मेटल प्रोडक्ट है या और बहुत सारे मेटल का बहुत सारे चीज़, गैस का सिलेंडर, जो डेंजरस चीज़ बोल रहे हैं, गैस का सिलेंडर क्या होता है, मेटल प्रोडक्ट है, और उसको अगर मान ले गैस का सिलेंडर में कहीं पर छेद रहे, कितना दिक्कत हो जाएगा। तो लास्ट में एक्सरे पार करेगा, एक्सरे पार करेगा, कहीं पर छेद होगा तो बता देगा। द डिटेक्टिंग डिपार्टमेंट, जो जांच पड़ताल वाला जो डिपार्टमेंट है वो एक्सप्लोजिव, कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं रखे हुए, डायमंड कहीं पर हीरा तो नहीं रखे हुए, गोल्ड, ये सब जो स्मगलर्स लोग जो ये सब काम करता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और रेडियोथेरेपी ऑफ क्योर स्किन डिजीज, तो ये स्किन डिजीज में भी उसको क्योर करने में एक्सरे का इस्तेमाल होता है। थोड़ा फटाफट निकलते जा रहा है क्योंकि 4-5 है। अगर 2-2, 4-4 मिनट भी समय दिए, अगर 2-2, 4-4, 5-5 मिनट भी समय दिए तो तुम्हारा 20-25 मिनट का समय हो जाएगा। इसलिए हम फटाफट भागते जा रहे हैं। और फाइनली तुमको चूँकि ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे करके और हम तुम्हारा समय किल करें, तुम्हारा MB हम खर्च करवावें। इसलिए हम थोड़ा फटाफट निकलते जा रहे हैं। मेन इसमें तुमको नोट्स का ज़रूरत है कि हमको एक बेटर नोट्स मिल जाए तो हम क्या होगा कि इसको खूब अच्छा से कर सकते हैं, बार बार पढ़ के इसको हम फाइनल कर सकते हैं। तो हम तुमको नोट्स अच्छा से प्रोवाइड कर दे रहे हैं। रेडियो वेव, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इसका मिनिमम होता है। इसका जो वेवलेंथ रेंज है वो इतना है, फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इतना है। सोर्स एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स एंड ऑसिलेट, इसका कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टीज में रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन मार्कोनी 1895 में डिस्कवर किए हैं। इसका यूजेज, रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो चलने में, टीवी चलने में, इसमें या इसके कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे सोनी टीवी कहाँ से चलता है, जी टीवी, तो इस सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाओ माइक्रोवेव, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर द रेडियो वेव से ठीक नीचे हो गया माइक्रोवेव। इसका ये हो गया वेवलेंथ रेंज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज, याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। में भी सोर्स का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। मेन इसका यूजेस सबसे इंपॉर्टेंस होता है। तो रडार सिस्टम में हवाई जहाज चलता है तो रडार से ही एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अब हवाई जहाज़ के पायलट को थोड़े पता चलता है कि हम कहाँ पर है, वो तो आसमान से भी, आकाश के ऊपर रहता है। बादल है, आकाश मतलब क्लाउड्स के ऊपर रहता है, उसको नीचे कुछ नहीं दिखाई देता, खाली बादल दिखाई देता है। तो कहाँ से उड़ान भर रहा है, ऐसे तो शून्य में कहीं का कहीं खो जाएगा। तो रडार माध्यम से वो क्या है कि एयरपोर्ट से कनेक्ट होता है और एयरपोर्ट का जो उसका जो ऑपरेटर है उसको बताता है कि आप फलाने जगह पर हैं, आप इतने स्पीड से जा रहे हैं, आप कोई डायरेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पहुँच जाइएगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन देता है। इसको रडार सिस्टम बोलते हैं। मतलब दोनों को कम्युनिकेट करा देने वाला जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम भाया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बच्चा तुमको क्लास 11 में हम बहुत डिटेल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाए कि ज़मीन से 36,000 किलोमीटर के हाइट पर, सतह से 36,000 किलोमीटर के हाइट पर भू स्थिर उपग्रह रखा हुआ है। तो उसमें रेडियो वेव का माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव ओवन, अब तो घर घर में ओवन का इस्तेमाल होता है, खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव ओवन, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन वेदर रडार। देखो आज के डेट में इतना अच्छा वेदर रिपोर्ट हम लोग को मिल जाता है कि भाई अभी कहीं तूफान आ रहा है तो यहाँ हम लोग को पहले पता चल जाता है कि वहाँ से चक्रवात आ
रहा है, तो वहाँ से तूफान आ रहा है, तो वहाँ से आंधी आने वाला है। ये सारा जो वेदर रिपोर्ट है, कब पानी पड़ेगा, कब धूप उगेगा, सूर्योदय कब बेटर रहेगा, कब अच्छा नहीं होगा, ये सारा जो वेदर रिपोर्ट हम लोग को मिलता है, उसमें माइक्रोवेव का ज़बरदस्त यूज है। माइक्रोवेव का जो कम्युनिकेशन बाय द सेलुलर फ़ोन, जो तुम मोबाइल यूज़ करते हो, यहाँ से वहाँ जो सिग्नल चला जा रहा है, उसमें माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। एंड दे आर यूज टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च। ये तो साइंटिफिक मैटर है, खाली तुम नाम याद रखोगे। अब आ जाओ इंफ्रारे। इंफ्रारे अवरक्त किरण, इंफ्रारे अवरक्त किरण, दीज रेडिएशन लाइज क्लोज टू लो फ्रीक्वेंसी सॉरी लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी लो, वेवलेंथ लंबा, ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। पढ़े हो ना, हमारे आंखों को देखने के लिए भी ग्योर वॉयलेट से लेकर रेड तक देख सकते हैं, लेकिन रेड के ऊपर तुरंत अवरक्त किरण हो जाता है, इंफ्रारे हो जाता है, इंफ्रारेड हो जाता है, वो नहीं देख सकते हो। तो उसको लाल से जस्ट मतलब विजिबल को जैसे पार करते हैं, इंफ्रारे में हम लोग घुस जाते हैं। तो इंफ्रारे वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हीट वेव। इसका दूसरा नाम हीट वेव्स एंड थर्मल रेडिएशन भी इसको कहते हैं। ये हो गया इसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज ये हो गया, सोर्स का जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी में हीटिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, प्रोपेगेशन थ्रू द फॉग, है ना। विलियम हर्सल ने इसको 1895 में किया था। इसका यूजेज रिमोट कंट्रोल में, बिल्कुल याद रखना, शायद जानते होगे तुम पहले से, नहीं जानते होगे तो सुन लो। रिमोट कंट्रोल में पूरा इसका इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल रिमोट में होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट टू कीप द प्लांट्स वार्म, जानते हो ना कि पेड़ पौधों को भी गर्मी चाहिए, पेड़ पौधों को भी हीट चाहिए। हीट नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे जल जाएंगे, मर जाएंगे। वो जल जाएंगे नहीं, कहने का मतलब है कि उनको गर्मी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से बनाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, बिना हीट का कोई नहीं रह सकता है। तो फिर उन सभी चीज़ों को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उसमें इस वेव का इस्तेमाल हैज़ फोटोग्राफी, हैज़ फोटोग्राफी का मतलब होता है अंधेरे में भी, घूप अंधेरे में भी एक फ़ोटो खींच लेता है, घूप अंधेरे में भी। हाँ, अगला को पता नहीं चलता है कि फ़ोटो खींचा जाए, फ्लश मारोगे तो अगला को पता चल जाएगा। बिना फ्लश मारे ही अंधेरे में कमरे ये क्या होता है, फ़ोटो खींच लेता है। जंगल उंगल में रात में हमारे सैनिक उन्हीं की इधर उधर चलते हैं, तो उनको क्या होता है, वो इंफ्रारेड ग्लास लगा लेते हैं ना, तो उनको दिखता है, बहुत हद तक दिखता है। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में होने के लिए जब एयर स्ट्राइक गया था, तो सब हमारे जितने भी कमांडो थे वो सारे के सारे इंफ्रारेड ग्लास लगा रखे थे। उससे क्या होता है, उनको दिखाई दे देता है अंधेरे में भी कि वहाँ पर क्या है, कौन है, वो दिखाई दे देता है। तो इसको हैज़ फोटोग्राफी कहते हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड लैंप्स ट्रीटमेंट में, मतलब उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर्स कंप्लेन, देखते हो प्लेयर लोग का खिंचाव हो जाता है, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, फेंक रहे हो, खिंचा गया। अभी देखते हो वर्ल्ड कप में इस बार देखा था ना, कितना बुरा हाल मैक्सवेल का हो गया था, जिता दिया उसके बावजूद भी। अफगानिस्तान वाला जो गेम हो रहा था, मैक्सवेल कैसे अकेले मार कर 200 रन मार दिया अकेले, लेकिन पूरे शरीर में उसका क्रैम्प आ रखा था। अब ऐसे जब क्रैम्प आ जाएंगे, मतलब मस्कुलर पेन जब आ जाते हैं, तो उसको सेकाई उकाई में इंफ्रारेड लैंप का इस्तेमाल होता है। और इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एंशियंट वाल, अब कहीं पर खुदाई उदाई होता है, ज़मीन खुदाई हुआ, कोई पत्थर मिल गया, कोई दीवार मिल गया, वहाँ पर बहुत पुराना राइटिंग है, तो उसको पढ़ने में इसका इस्तेमाल होता है। एंड इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये तो साइंटिफिक मैटर हो गया। और लास्ट है तुम्हारा गामा, गामा रे। दीज आर द रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और लोवेस्ट वेवलेंथ, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा। दीज आर मोस्ट पेनेट्रेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव वेव, सबसे ज़्यादा भेदने, पेनेट्रेटिंग का मतलब होता है भेदने की ताकत सबसे ज़्यादा गामा में होता है। इसका ये हो गया वेवलेंथ रेंज, ये हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज। सोर्स का बहुत माने मतलब है नहीं। प्रॉपर्टी इफेक्ट इन फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है, फ्लोरेंस है ही, आयोनाइजेशन है ही, डिफ्रैक्शन है ही, और पेनेट्रेटिंग पावर तो अभी बताया कि भेदने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। इसका यूजेज हम केवल फटाफट उतना ही बात बोले, बहुत सारा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो एक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एक स्पेक्ट्रम को पढ़ाने में एक एक दिन लगता है। इतना डिटेल मैंने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर इतना टाइम लेंगे तो एक तो समय हम लोग का अब नहीं है। जितना ज़रूरत है तुम्हारा बोर्ड के लिए, मैं सिर्फ उतना करते हुए आगे निकलते जा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है नहीं। तो ये रेडियोथेरेपी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द मेलिगेंट ट्यूमर्स, ट्यूमर बॉडी में हो गया तो उसका ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है।
द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथिलीन, इथिलीन से पॉलीथीन बनाने के लिए गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है। इथिलीन से पॉलीथीन, पॉलीथीन समझ रहे हो ना, बहुत इसीलिए महकता है क्योंकि इथिलीन में बहुत स्मेल होता है। टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा का इस्तेमाल होता है, परमाणु बम वगैरह बनेगा, अगर ऐसे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने होंगे, जो भी न्यूक्लियर प्लांट है उस न्यूक्लियर प्लांट में गामा रेज का इस्तेमाल होता है। टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने के लिए भी गामा रेज का इस्तेमाल होता है। और टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्ली, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्ली, तो साइंटिफिक बात है कि जो परमाणु जो नाभिक है उसके स्ट्रक्चर वगैरह में, उसके पढ़ाई में, उसके स्टडी में इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चे ये पूरा कहने का तो एक क्वेश्चन था, लेकिन पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम ही पूरा का पूरा तुमको हम एक क्वेश्चन में ही दे दिए। अब एग्जामिनेशन में जो आएगा वो यहाँ से काट करके तुम आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आकर के तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है वो खत्म हो गया बेटा। अब इसके बाद तुम लोग का अब फिर एक बड़ा चैप्टर तुम्हारा चालू होने जा रहा है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो यहाँ के बाद तुम्हारा चालू होगा। तो चलो बच्चे, मैं तुम्हारा को अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हो रहा हो तो इस नंबर पर हमसे तुम कॉल करके या हमारे पर चैट करके तुम बात कर सकते हो। और सभी बच्चे हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों तक हमारे इस चैनल को पहुँचाओ। अब तो तुमको समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस बातें मैं तुम लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। और बहुत ही जल्दी, अभी तो तुमको पता होगा कि मैं ये जो क्लास दे रहा हूँ बाहर से दे रहा हूँ, ये क्लास यहाँ से नहीं है। मैं अभी अपने मतलब होम पर नहीं हूँ, मैं अपने घर पर अभी नहीं हूँ, मैं एक फंक्शन में बाहर निकल रखा हूँ। लेकिन चूँकि तुम लोग का क्लास का कमिटमेंट है, एग्जामिनेशन का ज़रूरत तुम्हारा है, तो मेरे को लगा कि मेरे को डेडिकेट रहने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं ही डेडिकेट नहीं रहूँगा तो बच्चे कितने डेडिकेट रहेंगे। तो मैं कहीं भी रहूं तुम्हारा क्लास बिल्कुल सीक्वेंस के साथ चल रहा है। लेकिन जब मैं अपने प्लेस पर वापस आ जाऊंगा तो बच्चे मैं एक यहाँ इन्फॉर्मेशन अब रोज़ तुमको देते जाऊं कि यही एक क्लास तुम्हारा और साथ में अब मैं स्टार्ट करूंगा रात्रि में 9 बजे, रात का 9 बजे एक क्लास, 9 बजे, हाँ 9 बजे ही लगभग, 9 या 9:30 भी रख सकते हो। एक क्लास तुम्हारा हम और चालू करेंगे जिसमें कि ये तो ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन बैंक जिस हिसाब से चल रहा है उसको तो मैं ले चलूँगा, बस एकदम आखिरी दिन तक ले जाऊँगा। हमारे समझ से इसमें अगर तुम मान के चलो तो 5 क्लास रे ऑप्टिक्स, 5 क्लास वेव ऑप्टिक्स, 10 क्लास और 4 क्लास तुम्हारा रहेगा, इसके बाद 3 क्लास हो जाएगा ड्यूअल नेचर, तो 10 3 13, मतलब कहने का मतलब है कि 60 क्लास में 60 क्लासेज में तुम्हारा टोटल हो जाना चाहिए। अभी बहुत लंबी दूरी चलनी है ना। अभी तो हम 37 लेक्चर नंबर 37 में हैं, तो अभी लंबी दूरी है, मिनिमम 20 क्लास का और इशू है। तो ये तो जैसा है वैसे चलते रखो, इसको डिस्टर्बेंस नहीं करने का ज़रूरत है। लेकिन हम तुम्हारा एक क्लास 9 बजे, जिसमें कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स, उसके लिए मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा ना, फिर एक दिन सारा लोड हो जाएगा। तो वो भी मैं लेकर के बहुत जल्दी जब हम बाहर से आ जाएंगे, जब हम फंक्शन अटेंड करके आ जाएंगे गिरिडीह में, तो फिर मैं उसका सीक्वेंस के साथ उसको भी आगे लेकर के चलूँगा। तो चलो बच्चे, हमारे चैनल्स को बिल्कुल 11 और 12 के, अभी मैं 11 का, हर एक बात और मैं बता दूँ कि मैं 8 बजे मैं 11 को लेकर आ रहा हूँ। रात का 8 बजे का जो टाइम है वो 11 को लेकर के आ रहा हूँ, मतलब 11 का भी अब प्रॉपर क्लास होने जा रहा है। सो जितने भी तुम्हारे जूनियर विंग्स के बच्चे हैं सबको हमारे चैनल के बारे में बता दो, पूरे झारखंड के बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बता दो। मैं सबको मदद करने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा बच्चे, तुमने इस क्लास को करा। अब फिर हम अगले टॉपिक्स में नए क्लास के साथ फिर तुम लोगों के पास आएंगे। तब तक के लिए तुम लोग खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो और खूब अच्छा से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।